जी निघा स्वागत है सारे दर्शकों का जो सारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। वैस्टर्न ओवरसीज तो प्रदीप पालियान जी अज फिर तो सदा दिता गया। गलबात आस्ट्रेलिया की करांगे। वो विद्यार्थी जो आस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं साडे इस प्रोग्राम के नाल जुड़े रहने। अपने सवाल नोट कर सकते हो। प्रोग्राम तो बाद जो नंबर दिखाया जा रहा है उस उत्ते कॉल करके तुसीं भी गल करके जो अपना सवाल साझा कर सकते हो। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत जी। थैंक यू जी, थैंक यू। सो आस्ट्रेलिया की जेकर गल करिए काफ़ी सारे वीज़ाज लए जा रहे हैं। फेसबुक पेज उत्ते देखिए जहाँ आप ऑफ द ट्रैक भी गल कर रहे थे कि वैस्टर्न ओवरसीज वालों जो आस्ट्रेलिया के काफ़ी वीज़ाज लए जा रहे हैं। किस तरह की प्रोफाइल है जिन्हों का वीज़ा आ रहा है जहाँ रिक्वायरमेंट जेकर देखिए तो कि प्रोफाइल है आस्ट्रेलिया की सूटेबल? देखिए कुलदीप जी, आज की डेट में अगर मैं वीज़ा की बात करूँ, जैसे आपने बताया कि जैसे हमने लॉन्च किया ऑनलाइन तो 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद वीज़ा अप्रूवल की मेल आ जाती है। तो आज की डेट में वीज़ा सक्सेस रेट बहुत हाई है और बड़े टाइम पे आ रहे हैं। मतलब वेट नहीं करना पड़ रहा है, एक दिन में 2 दिन में वीज़ाज निकल रहे हैं। बट एक एम्बेसी का प्रोसेस है, वो उसमें टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई हर किसी बच्चे का इस तरह से निकलेगा। बट हाँ, डेफिनेटली एम्बेसी कहीं ना कहीं फास्ट प्रोसेस आज की डेट में कर रही है, क्योंकि इनटेक भी नज़दीक है। ये भी एक रीज़न होता है। सेकेंडली, जो हम जिस प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जीटी मैच होना ज़रूरी है, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, जिसमें रिसेंट पास आउट बच्चा होना चाहिए। आप 17 पास आउट हैं तो इवन के सम यूनिवर्सिटीज़ इज़ आस्किंग कि भाई आपने किया क्या 17 से लेकर टिल डेट तक। तो जीटी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर यूनिवर्सिटी में जाते हो तो डेफिनेटली आपको गैप जो जस्टिफिकेशन है वो बताना पड़ेगा। 17 से 18 में जैसे गैप ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा कि व्हाट यू डिड बिटवीन दिस टाइम। तो बच्चे ने पासपोर्ट बनवाया होगा, वो देख सकते हैं। बच्चे ने आईएलटीएस की है, फंडिंग की प्रिपरेशन की है, या कोई और किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो वो सारी की सारी चीज़ें देनी होंगी। 17 से एक्स्ट्रा अगर आपका 16 पास आउट है, 15 पास आउट है, 13 पास आउट है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है। बट हाँ, गैप जस्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो थिंग इज़ दैट कि आपकी गैप एक्टिविटीज़ आपके पास होनी चाहिए। सेकेंडली, आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। एजुकेशंस में यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स हमेशा वैल्यू रखते हैं। ऐसा नहीं हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपकी परसेंटेज बिलो 50 है या सिर्फ 50 है, और फिजिकल एजुकेशन में या म्यूजिक में आपने नंबर 80 या 90 करके आपने परसेंटेज 60% और अबव कर ली, तो वो प्रोफाइल नेगेटिव मानी जाती है। तो यहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें परसेंटेज अबव 55 हो तो ज़्यादा बेटर है, 60 हो तो वेल एंड गुड, बल्ले बल्ले है। इसके अलावा आपकी ओवरऑल परसेंटेज भी होनी चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है कि भाई आपका आइल्स स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए। आइल्स में आई विल रिकमेंड, जैसे कि 5.5 बैंड पर वैसे बच्चा अपनी फाइल लगाने के लिए एलिजिबल है, बट आई विल रिकमेंड कि 6 बैंड ले तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि उसका वीज़ा चांसेस हाई होते हैं। हाँ, 5.5 बैंड वाले बच्चे भी लगा सकते हैं, बशर्ते उनकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज अगर 50% है या 55% है, 5.5 बैंड है, तो कहीं ना कहीं नैया डूब सकती है। वीज़ा ना निकल नहीं सकता, और निकल भी सकता है, वो एक अलग बात है। बट वो तुक्के की बात है, चांस की बात है। एक जेन्युइनिटी, मतलब एक जिसमें अंदर से फेथ हो कि हाँ यस इस बच्चे का वीज़ा निकलेगा, वो वही है कि जिसके 6 बैंड और परसेंटेज अच्छी हो, या फिर 5.5 बैंड और परसेंटेज अच्छी हो मेजर सब्जेक्ट्स में। हाँ, 60% हो, 58% हो, 65 हो, मतलब 60% एंड अबव होते हम उसको मानते हैं कि यस डेफिनेटली बच्चा बहुत जेन्युइन है। नेक्स्ट, आपकी फंडिंग हमेशा मैटर करती है। आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, भाई बहन, या आप खुद ये स्पॉन्सर कर सकते हैं। 80% फंड्स इनके हों, 20-30% आपके क्लोज रिलेटिव, चाचा ताऊ काका मामा फूफा इनके पास हो। 3 मंथ ओल्ड हो तो ज़्यादा बेटर है। 3 मंथ ओल्ड फंड्स में कोई ना कोई गैप, कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी होती कि कहाँ से पैसा आया। अगर 3 महीने से नए पैसे हैं करंट के, तो डेफिनेटली एम्बेसी तो खैर फंड नहीं जाते हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज मांगते हैं, पूछते हैं कि ये सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आया। तो फंड्स अपना प्लीज़ मेंटेन कर लीजिए। इसके अलावा लोन भी लिया जा सकता है, या डेफिनेटली एजुकेशन लोन बच्चा ले सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है। इसके अलावा आपका एफडी हो सकती है, सेविंग हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं फंड की बात कर रहे हो आप, तो यहाँ पे 2 चीज़ें, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में अगर बच्चा जाता है तो फंड एम्बेसी नहीं जाते, लेकिन कैटेगरी 3 अगर है और तब फंड्स आपको एम्बेसी में रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, आपको ऑनलाइन पोर्टल पर डालने पड़ेंगे। वहाँ पे अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो कीप इन माइंड कैटेगरी 3 कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, और फंड आपने एजुकेशन लोन के रूप में फंड दिखाया है, तो एक तो आपको 6 महीने की या साल की फीस अपने डिस्बर्स करनी होगी। साथ साथ में जो बैलेंस बच गया, बैलेंस जो एजुकेशन लोन में से बच गया, वो आपको एजुकेशन लोन में से बैंक से रिक्वेस्ट करके अपने अकाउंट में या फादर मदर के अकाउंट में डिस्बर्स कराना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगेन सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में आप जा रहे हैं, आपने चाहे एजुकेशन लोन लिया, चाहे एफडी लिया, सेविंग लिया, एम्बेसी में फंड नहीं जाएंगे, सिर्फ एंड सिर्फ यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक रहेंगे। लेकिन हाँ, कैटेगरी 3 में अगर आप गए
तो आपने जिस भी मोड में पैसा दिखाया है वो एम्बेसी में दिखाना पड़ेगा, शो होगा। हाँ, उस कंडीशंस में ये आप जरूर ध्यान रखने, अगर एजुकेशन लोन है तो एम्बेसी बोलती है एजुकेशन लोन आपने दिखाया तो फर्स्ट सेमेस्टर या साल की फीस जो भी कॉलेज मांग रहा है, यूनिवर्सिटी मांग रही है, वो तो कॉलेज को देनी है। रेस्ट जो बैलेंस एजुकेशन लोन में बचता है वो आपको डिसबर्स कराना पड़ेगा अपने सेविंग अकाउंट में या मम्मी पापा के या अपने में। मीन्स 20 लाख का एजुकेशन लोन है, 7 लाख आपकी फीस कॉलेज को चलेगी, उसमें से 13 लाख रुपए जो बच गए आपको बैंक मैनेजर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जो 13 लाख रुपए एजुकेशन लोन में बैलेंस है वो डिसबर्स करके आप अकाउंट में डाल दो। नेक्स्ट चीज़ जो आती है दैट इज़ आपका एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। वो बहुत मैटर करता है। आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में रिसर्च होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपको रिसर्च करना पड़ेगा। सबके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, प्लीज़ उस पर रिसर्च करिए। वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, सेम कोर्स इंडिया में अवेलेबल है जो 5 गुना सस्ता है, तो 5 गुना महंगा क्यों करने जा रहे हैं? यहाँ बीटेक कर सकते हो, बाहर बीटेक क्यों, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो उसका करियर आउटकम क्या होगा, किस टाइप की आपको जॉब मिलेगी, वो पूरी रिलेवेंसी होनी चाहिए, पूरे डीपली रिसर्च होने चाहिए। एम्बेसी को ये दिखाना होगा वीज़ा ऑफिसर को कि यस आप जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं वर्थफुल है। वो सारी चीज़ें आप दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका वीज़ा निकलेगा। अगर आप नहीं दिखाते, अगर आपने कॉपी पेस्ट मारी है, सिर्फ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिसके हाथ या पैर नहीं है, मीन्स लाइक वो तो जी यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है, वहाँ प्रैक्टिकल है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, इस टाइप की बातों में एम्बेसी विश्वास नहीं करती। आपको प्रैक्टिकल और एक रीजनेबल और एक एम्बेसी को फेथ में लेने वाली रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। वो डालोगे तब जाकर आपका वीज़ा निकलेगा। बहुत आज की डेट में सक्सेस रेट बहुत हाई है, बहुत मतलब टाइम से पहले वीज़ा निकल रहे हैं। 1 दिन में भी वीज़ा आ रहा है, 2 दिन में भी आ रहा है, 5 दिन में भी आ रहा है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, टाइम रहते अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो, अपनी फाइल लगाओ ताकि आपका वीज़ा निकले। जी, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦੇ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ 5.5 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ? सर कुछ ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं होती। आपका टीचर अच्छा होना चाहिए, डिलीवरिंग मेथड अच्छा होना चाहिए, उसके पास रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की टिप्स होनी चाहिए, तो बच्चे का वीज़ा मतलब आइल्स आराम से आ जाता है। ब्रिटिश काउंसिल और क्या नाम है आपका IDP के पैरामीटर्स होते हैं पेपर को चेक करने के। 5 बैंड हैं, 5 से 5.5 पे कैसे जा सकता है, 5.5 से 6 पे कैसे जा सकता है, 6 से 7 पे कैसे जा सकता है, 7 से 8 पे कैसे जा सकता है। अगर वो पैरामीटर्स फैकल्टीज़ को पता हों तो ही काम किया जा सकता है। अब मेजॉरिटी ऑफ द सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टीज़ को ये पता ही नहीं होता नॉर्थ इंडिया में कि वो कौन कौन से पैरामीटर है, 5 बैंड वाले को 6 बैंड पे कैसे लेके जाना है। तो वो 4 पैरामीटर्स हैं जिसमें आपका टास्क रिस्पॉन्स है, कॉजेंट एंड कोरेंस है, लेक्सिकल रिसोर्स है। ये सारी की सारी चीज़ें टीचर्स को पता होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पे पुट करनी है, रीडिंग राइटिंग में कौन कौन सी टिप्स एंड स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, बच्चों को डिलीवरिंग मेथड बड़ा अच्छा देना है, बच्चों को इंजॉय होना चाहिए क्लास में, पता होना चाहिए कि यस मैं मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए क्लास, कि यस कि बच्चे को लगे कि हाँ बोरिंग चीज़ नहीं है, तो बच्चा स्कोर ईजिली ले सकता है। ये वेस्टर्न ओवरसीज़ आपको इस बात की एश्योरिटी देता है कि आपको सारी टिप्स एंड स्ट्रेटजी दी जाएंगी, हार्डवर्क किया जाएगा। जिस बच्चे को 7 बैंड लेने हैं 7 बैंड वाले एफर्ट्स होंगे, 8 बैंड के लिए 8 बैंड वाले एफर्ट्स होंगे, और इवन के टीचर्स क्वालिफाइड उनको पता होता है कि 7 बैंड से 8 बैंड पे ले जाने के लिए कौन कौन से वो पैरामीटर्स है जिन पर काम करना है, जो बच्चों को सिखाने हैं, जिससे स्कोर आएगा। ये सारी की सारी अगर टीचर्स को पता होगा तब भी हो सकता है। वेस्टर्न ओवरसीज़, अमृतसर, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, इन ब्रांचेज में आइल्स की कोचिंग दे रहा है जी। आप आइए, डेमो क्लास लीजिए, उसके बाद आप इनरोल होइए। आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं और इंस्टीट्यूट से जो चीज़ नहीं मिल रही वो यहाँ पर आपको मिलेंगी, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूँ जी। सो जिवें आप पहला गल कर रहे सी ऑफ द ट्रैक कि चेंजिंग ਜਿਹੜੇ थोड़े ਜਿਹੇ आए हैं ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ चेंजेस? देखिए जी, एक तो एम्बेसी फ़ीस 1 जुलाई से बढ़ रही है। जैसे पहले $560 थी, वो $570 हो रही है, और जो डिपेंडेंट हैं उनकी 420 थी तो 430 हो रही है। और इसके अलावा एक और चेंजिंग है
जो कि पहले लोग बोलते थे कि जी विदाउट आइल्स हम बच्चे को भेज देंगे, तो वो चीज़ एक तरह से ख़त्म हो चुकी है। लाइक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटीज़ थी, वो बच्चों की प्रोफाइल अच्छी, जिनकी बच्चों की प्रोफाइल अच्छी होती थी, जिनकी परसेंटेज अच्छी होती थी, इंग्लिश में स्कोर अच्छा होता था, तो वो आइल्स की वेव ऑफ करके डायरेक्ट एंट्री दे देती थी। वो ख़त्म हो चुका है। अब बच्चे को मिनिमम 5.5 बैंड या 5 बैंड तो लेना ही लेना होगा। तो मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी जहाँ विदाउट आइल्स लेती थी, अब वो नहीं लेंगी। इवन के मास्टर्स में जैसे 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को वेव ऑफ दे देती थी जिनकी परसेंटेज अच्छी होती थी। अब वो वेव ऑफ नहीं होगा। अब कम से कम कुछ न कुछ तो स्कोर लेना होगा। 5 बैंड, 5.5 बैंड, 5 बैंड है तो 10 वीक का वैली कोर्स लगेगा, 5.5 बैंड है तो मे बी वो एंट्री दे दें। लेकिन अगेन मास्टर्स की रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड की है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ या जो कॉलेज, जो कंसल्टेंट ये बोलते थे और कि विदाउट आइल्स आप जा सकते हैं, और इवन के इसमें कुछ सिलेक्टेड और अच्छे बच्चे ही जा सकते थे, लेकिन मार्केट में इस चीज़ को भी, इस सिस्टम को भी अब्यूज़ किया जाता था। विदाउट आइल्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया, तो वो चीज़ें जो बंद हो चुकी हैं। अब बच्चे को आइल्स करना ही करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मिनिमम स्कोर तो आपको लेना होगा। साथ साथ में दोस्तों आज की डेट में फेसबुक पे और आपका क्या नाम है यूट्यूब पे, व्हाट्सअप पे, अलग डिफरेंट चैनल्स पे कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो ऐसे दिखाते हैं कि जी 5 बैंड पे रीडिंग में 4.5 बैंड से वीज़ा आ गए। तो रिक्वेस्ट है मेरी, उनके चक्रों में मत आइए। मे बी उनके अपने कोई क्लोज नियर डियर बंदे बैठे हों, स्टूडेंट बिठा रखे हों, लेकिन उनका वीज़ा नहीं आता, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए किसी न किसी पर्सन का, किसी न किसी स्टूडेंट को वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जो रिश्तेदार है वो बोल देते हैं इस बारे में कि हाँ जी मेरा 5 बैंड पर वीज़ा आया। ऑस्ट्रेलिया में आपको जीटी मैच करना जरूरी है, परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, आइल्स स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी वीज़ा आएगा, अदरवाइज वीज़ा नहीं आता। दूसरी बात दोस्तों, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट हो रही है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर टीवी चैनल के थ्रू, तो वो सारे के सारे कंसल्टेंट ये नहीं है कि जेन्युइन बैठे हैं। कुछ कंसल्टेंट ऐसे भी बैठे हैं जो आपको ईजी वे दिखा के आपके साथ चीट करना चाहते हैं और चीट कर भी रहे हैं। थैंक यू सर सारी जानकारी। जी थैंक यू जी। तो कोई भी गलबात करना चाहते हो वैष्णो ओवरसीज में सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर दिखाया जा रहा है, कॉल या मैसेज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने जो आ गया, सत श्री अकाल।